ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्रिकल शेप और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो वाला टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12th के लिए और ये वाले चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिस के हमको पढ़ने हैं, लेकिन अगर इसको रट्टा मारने की प्रोसेस बनाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओ। तो आपको इसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। तो बेसिक थिंग्स जो है उसके पीछे वो धीरे धीरे अब ये वाले लेक्चर में और उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। यहाँ पे इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो एरोप्लेन मोड में भी नहीं मौजूद। आपको लिखना है मेटल आयन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मेटल आयन। मैं थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाती हूँ कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ने से पहले या डिसाइड करने से पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको इसको देख के पता चलती है, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन पहले हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे मेटल आयन क्या है? तो निकल। अब सबसे पहला काम करो कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन लिखना है आपको। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? निकल। बट निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकल के लिए आप X सपोज कर लो। तो यहाँ पे +4। क्लोराइड जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे है -2। सो X -4 इज इक्वल टू -2। सो X इज इक्वल टू +2, यानी कि हमारा मेटल आयन है यहाँ पे Ni+2। आ गया समझ में? तो इतना पता होना चाहिए कि ये वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन है कौन। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज यहाँ पे आप मेंशन कर दो लिगेंड। तो लिगेंड यहाँ पे कौन है? तो आपका लिगेंड है यहाँ पे क्लोराइड। अब वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप याद करो कि जो क्लोराइड लिगेंड है वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बोला था कि आप एवरी डे सुबह उठ के लिखो ताकि आपकी प्रिपेयर हो जाए। तो वो IBr SCN Cl H2O के पीछे वाले जो लिगेंड थे वो सारे वीक लिगेंड्स थे। तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड फील्ड है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मेटल आयन, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड कौन सा है? अब आपका जो भी लिगेंड है वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा वीक लिगेंड फील्ड है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी? तो ये स्पेस मुझे चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे वीक लिगेंड। अब वीक लिगेंड फील्ड के बाद आपको क्या पता होना चाहिए? तो कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर CN। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो हमारा जो मेटल आयन है निकल, उसके आजू बाजू में लिगेंड्स तो है क्लोरीन, लेकिन वो कितने क्लोरीन्स हैं? तो यहाँ पे आई थिंक 4 क्लोराइड है, 4 क्लोराइड। तो निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली 4 कोऑर्डिनेशन के लिए कौन से
हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाए थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था sp3 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो सकता है dsp2। sp3 और dsp2 इन दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 या तो dsp2। अब यहाँ पे sp3 होगा या dsp2 होगा वो तो बाद में पता चलेगा, हम कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे बनाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम आपको हेल्प कर पाए वैसा एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर जनरली लिगेंड वीक होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वीक लिगेंड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो मे बी डी वाला, अंदर वाला डी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्यों यूज कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे हम सीखते हैं जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते हैं। बट यहाँ पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन कि वो वीक लिगेंड है ना, तो 100% वो sp3 होने वाला है। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि शेप कौन सा हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप होगा टेट्राहेड्रल। अब ज्योमेट्रिकल शेप पता चल गया तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकते हैं वो लास्ट में पता चलेगा जब हाइब्रिडाइजेशन आप पूरा कवर कर लो। तो अब शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वो कैसे लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दो निकल। निकल का कॉन्फ़िगरेशन है Z निकल का नंबर कौन सा है, तो शक्ति Vcr मने फेको निकुंज, यानी 28 नंबर पे निकल है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 28। अब 28 नंबर पे जो निकल है वो निकल का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दो। तो निकल यहाँ पे होगा आर्गन, उसके बाद आएंगे 3d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, फिर होगा 4s ऑर्बिटल और फिर हो जाएगा 4p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे निकल 3d 4s और ब्रैकेट 4p। तो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है Z = 28, तो आपके पास है 3d 8 4s 2। सबको पता है ना निकल का कॉन्फ़िगरेशन 28 पे 3d 8 4s 2। सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन लर्न करवाया है एक लेक्चर में। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर नहीं करोगे तो पूरा चैप्टर बाउंस। तो यहाँ पे Z28 3d 8 4s 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट ऑर्बिट है। अब ये हो गया निकल का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे मेटल आयन है निकल +2। तो निकल +2 यानी निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो निकल Z = 28, आर्गन
तो निकल +2 यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे, तो 4s के 2 जाएंगे। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले हैं वो 4s से जाएंगे, तो ये जो था वो तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज करने हैं। अब सोचो ये फुल है, हमको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, इसीलिए मेटल आयन तो अपने वैकेंट ऑर्बिट, जो वैकेंट ऑर्बिट है सिर्फ वो ही डोनेट करेगा। तो मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिट में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो मेटल आयन है निकल +2, Z = 28, आर्गन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, तो ये दिख रहा है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे है ना +2 इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझाया हुआ है आपको कि एक हमको s ऑर्बिटल यूज करना है, ये तो 3d8 में जैसे है वैसे रहेंगे, इसको कुछ डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो 4s है और 4p है इन सब का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये 3 + 1 टोटल 4 ऑर्बिट्स हो जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये टोटल 4 ऑर्बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि सबकी एनर्जी लेवल सेम होगा। अब NiCl4 -2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा NiCl4 -2, तो यहाँ पे ये जो है d ऑर्बिटल्स, इनको कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4, इनमें अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए, यहाँ पे फैमिली रहने आ गया। निकल के वैकेंट हाउस में क्लोरीन अपना फैमिली लेके आया है, तो क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, किसको, तो निकल को। तो यहाँ पे ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, जो कि क्लोराइड ने निकल को डोनेशन दिया है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये लिगेंड टू मेटल, लिगेंड मेटल को डोनेट करता है, तो ये लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे आपको देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो गाइस सबको पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम किससे डिसाइड करते हैं। दुनिया में मैग्नेट लेके कौन आया, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे भी मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है। तो when any charged particle accelerate then it produces electromagnetic field, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पे एक्सीलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है कि कोई भी एटम हो, इन एनी टाइप ऑफ एटम ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा क्या है बच्चों, मैग्नेट। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या सीन है देखो कि ये +½ और ये वाला -½ यानी कि वो अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों, तो एक का मैग्नेटिज्म अगर प्लस आता है तो दूसरे का मैग्नेटिज्म माइनस आएगा। सो ये पैर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैर्ड दो होते हैं तो वो पैरिंग में है, यानी पैर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म कैंसल हो जाता है। ये +½ स्पिन क्लॉक
आता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से खत्म हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पेयरिंग में है तो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, लेकिन जहां अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे आपको तो इसका मैग्नेटिज्म होगा, इसका भी होगा। अब कितना होगा तो वो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला भी सिखाया है, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अपना उत्तर प्रदेश वाला स्टेट मैंने सिखाया है यूपी। इफ देयर इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक। तो यूपी यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये कैसा सब्सटेंस है, तो ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वो पैरामैग्नेटिक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका थियोरेटिकल वैल्यू। तो थियोरेटिकल वैल्यू तो प्रैक्टिकल से आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आता है, लेकिन होना क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, लेकिन इसका प्रॉपर जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन जितना। अब n क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे 2 और 2+2 4 × 2 √8। अब √8 का आंसर कैसे लाओगे, तो याद करो मैंने 2 दिन पहले एक फॉर्मूला सिखाया था, P अगर 8 है तो Q एज्यूम कर लो 9, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो P और Q फॉर्मूला था √Q + P - Q अपॉन 2 √Q। तो यहाँ पे इसका आएगा 3, अब P - Q यानी -1 अपॉन 6, तो 3 - 1/6 कितना आता है, तो ये 0.616, यहाँ पे बचा 4, तो 0.16 जितना कुछ आता है, तो इसका आंसर 2.84। तो यहाँ पे 2.84, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2.84 बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर हो जाएगा। 2.83 और 2.84 बोर मैग्नेटॉन। तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी √8 यानी 2.84 बोर मैग्नेटॉन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं K2NiCN4। कौन सा कॉम्प्लेक्स, K2NiCN4। अब यहाँ पे K2NiCN4 कॉम्प्लेक्स के लिए चलो सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए IUPAC नेमिंग की। तो इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है वो बताओ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पॉजिटिव आयन यानी कैटायन लिखना है। यहाँ पे कैटायन कौन है, तो पोटाशियम। सो पोटाशियम लिख दिया। उसके बाद इसको लिखना है टेट्रा 4 यानी टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो टेट्रा साइनाइडो निकलेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि निकल जो है निकल तो निकलेट आयन। तो यहाँ पे निकलेट क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स अगर एनायोनिक है तो जो भी अंदर मेटल है उसके पीछे सफिक्स
8 ऐड किया जाता है, ATE। सो ये हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनाइडोनिकलेट 2। ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो जैसे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रिकल शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ K4NiCN4, तो आप बोर्ड के पेपर में सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखोगे। IUPAC नेम लिखने के बाद थोड़ा बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अब इसको आयोनाइज कैसे किया जाए, तो इसको आयोनाइज ऐसे करेंगे आप, ट्वाइस K प्लस NiCN4 -2। ये 2K प्लस है, सबको पता है कि पोटेशियम का चार्ज +1 होता है। अब एक पोटेशियम का चार्ज +1, तो 2 पोटेशियम के लिए +2 है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज +2 है, तो इसका बट ऑब्वियस -2 होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आप इसका IUPAC नेम लिखने के बाद लिखोगे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यहाँ पे वो है NiCN4 -2। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, NiCN4 -2। अब इसी कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मेटल आयन कौन सा है, सो मेटल आयन अगेन हियर इट इज Ni+2 गाइस। अब लिगेंड, तो लिगेंड कौन सा है, तो साइनाइडो लिगेंड है, और साइनाइडो लिगेंड जो है वो वीक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 4 दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही हिंट दिया था, sp3 या dsp2, तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है, लेकिन मन में थोड़ा इमोशन होता है, मे बी dsp2 होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। तो वो बाद में लिखेंगे कि कौन सा है, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। शेप तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो वो भी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। सो यहाँ पे अब निकल सेम पहले के जैसे हमको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन निकल का, जो कि सबको पता है निकल का नंबर 28 है, तो वो 3D8 4s2 है। उसके बाद लिखियो आप निकल का +2 वाला आयन। +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल दिए हैं और वो 2 चले गए 4s से। अब बचा ये आपके पास, तो Ni+2 is at 28। अब Ni+2 में होगा क्या, तो Ni+2 यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, तो यहाँ पे यही चीज है जो क्रिस्टल फील्ड थियरी से पता चलती है, और कल इसीलिए इसका डिटेल लेक्चर है हमारा क्रिस्टल फील्ड वाला। लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन दूंगी कि अगर मेरे पास d ऑर्बिटल जो है वो 5d ऑर्बिटल होते हैं, d के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। अब d के ये जो 5 सब ऑर्बिटल्स हैं वो 5 के 5 सब ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है, यानी कि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सो देयर आर 5d ऑर्बिटल्स
there are 5 d orbitals are having same energy are called degenerate orbitals. अच्छे से याद रखना, पांचों पांच का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन अब ये जो बाहर से दुश्मन आने वाला है लिगैंड जो कि मेटल के ऊपर अटैक करेगा, तो वो अपना जो फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेके आया है। तो जब लिगैंड जो स्ट्रॉन्ग आता है तब ये जो 5d ऑर्बिटल्स है उनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाता है। ये स्प्लिटिंग कैसे होता है, क्यों होता है, वो कल पढ़ेंगे CFT में। लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे सीखना है कि ये जो 5d ऑर्बिटल्स है, हमारा फील्ड अगर टेट्राहेड्रल है, कौन सा फील्ड है, टेट्राहेड्रल फील्ड, तो आपको ये बता दूं कि d ऑर्बिटल्स जो है dxy, dyz, dzx, ये तीनों प्लेन में हैं, इनको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स। dxy, dyz, dzx को हम T2g ऑर्बिटल्स बोलते हैं और dx² माइनस y² और dz² को हम Eg ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब अगर ये ऑक्टा है, सॉरी ये टेट्राहेड्रल फील्ड होगा, 4 लिगेंड्स हैं, तो 4 लिगेंड्स के अंदर होगा क्या, तो यहाँ पे उनका स्प्लिटिंग हो जाता है, ऐसे T2g 3 ऊपर चले जाएंगे, Eg ऐसे नीचे आ जाएंगे, वैसा कुछ स्प्लिटिंग हो जाता है। यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग है वो dsp2 के लिए है। शायद अगर यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, शायद dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो यहाँ पे उसका शेप होगा स्क्वायर प्लानर। कौन सा शेप होगा, स्क्वायर प्लानर। और स्क्वायर प्लानर शेप में यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट होती है पता है ना आपको, अगर ये x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, तो x और y एक्सिस पे होगी ऑर्बिट, वो कौन सी, तो वो x और y के एक्सिस के ऊपर होता है dx² माइनस y²। कल फुल डिटेल में ये सिखाने वाली हूँ रिवाइज, लेकिन इतना तो हमको 11 से पता है ही है कि यहाँ पे x और y एक्सिस के ऊपर जो डबल डबल शेप है वो dx² माइनस y² का है। तो यहाँ पे इसका फर्दर स्प्लिटिंग होने वाला है। वीडियो तो यहाँ पे फर्दर स्प्लिटिंग होगा, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला हो जाएगा dx² माइनस y²। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा dz² नीचे आ जाएगा, और ये दोनों में से जो है फिर से समझना कि अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है, ध्यान से, तो ये प्लेन वाली जो ऑर्बिट है टेट्राहेड्रल फील्ड में, ये जो प्लेन वाली ऑर्बिट है T2g और Eg नीचे आता है, लेकिन इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लानर है, यानी एक्सिस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे Eg ऊपर जाएगा, T2g नीचे आ जाएगा, प्लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सिस को प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये इसका फर्दर स्प्लिटिंग होगा, तो सबसे पहले dx² माइनस y² आ जाएगा, नीचे dz² आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से dxy ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से dyz और dzx नीचे आ जाएंगे। यानी कि जो 5 d ऑर्बिटल थे वो पांचों का एनर्जी लेवल बदल गया, स्प्लिटिंग हो गया, और स्प्लिटिंग होने के बाद हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे कौन चला गया, dx² माइनस y²। उसके बाद आ गया dxy, यहाँ पे x और y को इफेक्ट होने वाली है, x और y को इफेक्ट होने वाली है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे x² माइनस y², xy dz²। अब मुझे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगी, तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
क्लोज कर ही दो भाई, ચાલુ છે ओके। हाँ चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये 5 सबऑर्बिटल्स है, 5 सबऑर्बिटल्स जो कि डी जनरेट थी, सबका एनर्जी लेवल सेम था, वो डिवाइड हो गए ऐसे डबल स्प्लिटिंग में Eg और T2g में, और वो आगे जाके और भी डिवाइड हो गए dx² - y² और इसका dz² यहाँ पे स्टेबल होता है, इसका dxy ऊपर चला जाता है, yz zx नीचे आ जाता है। अब इनमें मुझे 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम? तो अकॉर्डिंग टू मून्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे डालने हैं? फिर से देखो, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं। तो यहाँ पे लोअर में गया 1, फिर गया 2, फिर 3 और 4, लोअर फुल हो गया। अब हायर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फुल, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गए 7 8, तो एक हो गया dx² - y², यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिट। अब आपको ये थोड़ा टफ लगेगा, जब तक आप क्रिस्टल फील्ड नहीं पढ़ोगे तब तक ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों आया। तो कोई बात नहीं, कल इसको फुल डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको लेआउट दिखा दिया। जो लेआउट जो है वो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी देखो रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो समझना है आपको कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना तो आपको समझ में आएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो चुका है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल वैकेंट हो चुकी है, और अगर ये वैकेंट हो गई तो इतना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे d वैकेंट मिल गया। d वैकेंट कैसे मिला? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। क्लोराइड वीक लिगेंड था, तो वीक लिगेंड का यहाँ पे हमको कोई पैरिंग नहीं हुआ था, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड यहाँ पे एनर्जी का स्प्लिटिंग हो गया, सारे d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, सबके एनर्जी लेवल चेंज हो गए, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीअरेंज हो चुका है। अब हमको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना है कि भाई NiCN4 -2। तो NiCN4 -2 कैसे बनने वाला है वो देख लो कि भाई ये हो गया आपका 5 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिफ्ट होने वाले हैं, dsp3 हो गया, ये dsp2 करना है, जस्ट 2 p ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, हमको ज्यादा नहीं है। तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे साइनाइड लिगेंड जो है वो अपनी फैमिली को बिठा देगा कि जाओ फैमिली घुस जाओ निकल के घर। तो यहाँ पे निकल के घर में साइनाइड का फैमिली आ चुका है। अब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कि NiCl4 -2 में था, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो डायमैग्नेटिक है। तो ये सब्सटेंस कैसा है? डायमैग्नेटिक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? dsp2, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। कौन सा शेप होगा? ये स्क्वायर प्लानर शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका शेप है स्क्वायर प्लानर। तो आपको क्लियरली
K2NiCl4 समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एक्सप्लेन why NiCl4-2 is paramagnetic and why NiCl4-2 is diamagnetic। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यही चीज सॉल्व करना है कि दोनों के आप ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन दिखाओ और ये बताओ कि NiCl4-2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, और NiCl4-2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। तो कल हम सॉल्व करेंगे CFT के साथ बाकी के ऐसे सेम क्वेश्चंस।